आप लोगों को फिर से स्वागत किया जाता है। मैं आपका शुभम कुमार और आप लोग जो है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर को आप देख रहे हैं इस चैनल में। और आज मैं लेक्चर बताने वाला हूँ, लेक्चर 5th जो है आरआरबी एनटीपीसी का भारतीय इतिहास प्राचीन भारत, जिसमें कि हम पढ़ाने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उनके शासनकाल के बारे में जो भी लोगों से जो भी चीज़ें जुड़े हुए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें क्या है। ये पहला क्वेश्चन है और इस चीज़ को जो है हम आप लोगों को अभी समझाएंगे। तो क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर साम्राज्य की स्थापना की है। तो वो उन्होंने नंद वंश को हराकर जो है साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मौर्य साम्राज्य का जो मुख्यालय है वो पाटलिपुत्रा में जो है स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से यूनानी शासक को हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने हराया था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 321 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो था कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र किस क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर में बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देने वाले यूनानी इतिहासकार कौन थे। तो वो थे मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का जो नाम है वो इंडिका है। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की संधि को क्या कहा जाता है। तो इस संधि को जो है शांति संधि कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का उपनाम क्या था। तो बिंदुसार का जो उपनाम था वो था अमित रख। ठीक है, अमित रख नाम था उनका। बिंदुसार ने किस धर्म को प्राथमिकता दी थी। तो बिंदुसार ने आजीवक धर्म का, ठीक ना, आजीवक धर्म का प्राथमिकता दी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा का प्रचार शुरू किया। तो वो जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है अहिंसा का प्रचार शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक वो था अशोक। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कितने प्रमुख स्तंभ शिलालेख बनवाए। अशोक ने प्रमुख जो है वो 14 शिलालेख बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में किस स्थान से शांति संदेश भेजा गया है। तो वो जो है सारनाथ से भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, सारनाथ से। अगला देखिए बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो बृहद्रथ की जो हत्या थी उसमें पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक को धर्म के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। तो जो धर्म का जो प्रचारक था वो अशोक थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में उनके धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। तो वो जो है 14वें शिलालेख में है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक के राज्यकाल में किस भाषा में अधिकतर शिलालेख मिले हैं। तो वो जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा, वो प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में महापात्र का तात्पर्य क्या है। मौर्य साम्राज्य में महापात्र का जो तात्पर्य है वो है प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो है कृषि। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में राजुक कौन थे। तो मौर्य प्रशासन में राजुक जो हैं वो हैं क्षेत्रीय प्रशासक। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो सोपारा और भरुकक्ष थे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य शासन में कर की दर क्या थी। तो अर्थशास्त्र के अनुसार उस टाइम में जो कर की जो दर थी वो 1/6 है, यानी कि छठा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है
26 नंबर में कि मौर्यकालीन सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। तो मौर्यकालीन सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा था। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो है अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया और इसे प्रोत्साहित किया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना, बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में अशोक के स्तंभों पर अंकित लेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो वो जो लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि पे लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का प्रतीक आज क्या है। तो ये जो प्रतीक है वो है राष्ट्रीय चिन्ह। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया है। तो वो जो है 12वां शिलालेख में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर में अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया गया है। तो ये तो 12वां शिलालेख हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में कि अशोक के शासनकाल में धर्म का क्या अर्थ है। तो अशोक के शासनकाल में धर्म का जो अर्थ है वो है नैतिकता और सदाचार। ठीक है दोस्तों, अगला का देखिए, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में कि अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो वो जो है कलिंग युद्ध है दोस्तों, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किस मौर्य सम्राट के समय में निर्मित हुआ। तो सांची स्तूप किस मौर्य सम्राट के समय में निर्मित हुआ है दोस्तों। तो वो है अशोक, है ना, अशोक के समय में। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ग्रंथ का क्या नाम है। मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासनिक ग्रंथ हैं वो है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक और प्रशासन के ऊपर निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो है कृषि कर। ठीक है दोस्तों, कृषि का कर जो कि 1/6 हिस्सा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर में नगर अध्यक्ष मौर्य प्रशासन में क्या कार्य करता था। तो नगर अध्यक्ष जो है मौर्य प्रशासन में व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में कि मौर्य प्रशासन में युवराज किसका उत्तराधिकारी होता था। तो ये तो उत्तराधिकारी राजा के ही होते थे, है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ऐसे चलते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन समाज में कितने वर्ण व्यवस्था का पालन किया गया था। तो मौर्यकालीन समाज में 4 वर्ण व्यवस्था थे, है ना, 4 वर्ण व्यवस्था थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौर्यकालीन प्रशासन में जासूसों का क्या कार्य था। तो मौर्यकालीन प्रशासन में जासूसों का जो कार्य था वो क्या था दोस्तों, वो था नागरिकों की जासूसी। ठीक है ना, नागरिकों की जासूसी। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य में धर्म महापात्र किसके लिए जिम्मेदार थे। धर्म महापात्र जो हैं वो जिम्मेदार थे धर्म का प्रचार और लोगों की नैतिकता के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है मौर्य साम्राज्य की सेना में किस प्रकार की सेना प्रमुख थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी ना उसमें पैदल सेना भी थे, अश्वरोही सेना भी थे और रथ और हाथी की सेना थे, यानी कि ये सबके सब सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के तहत व्यापारिक मार्गों की देखरेख कौन करता था। तो व्यापारिक मार्गों की जो देखरेख करता था वो था अध्यक्ष। वो कौन था दोस्तों, अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। ठीक है दोस्तों, वो अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहद्रथ की हत्या किसने की। तो बृहद्रथ की जो हत्या किया था वो था पुष्य मित्र शुंग, है ना, यानी शुंग वंश जो थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन का जो कारण था वो था कमजोर उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी उसका कमजोर होने के कारण मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हो गया। अगला क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद
कौन सा वंश सत्ता में आया? तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था तो उसके बाद शुंग वंश ने आया। अभी जस्ट मैंने बताया है ना, शुंग वंश ने आया है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो है आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। तो क्वेश्चन है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था? अशोक के बाद जो मौर्य साम्राज्य है वो 50 साल तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको जो है पूरे के पूरे वीडियोस को देखिए, और पूरे वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चलेगा, आपको बहुत से फ़ायदे हो जाएंगे। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो भी नए लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी कर दें। लाइक आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपके अटेंडेंस के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अटेंडेड हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में धर्म शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के शिलालेख का जो धर्म का मुख्य उद्देश्य जो था वो सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर में बोलता है कि मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म का मुख्य प्रचारक यानी कि प्रचार किस माध्यम से हुआ? तो किस माध्यम से हुआ है दोस्तों? तो वो है शिलालेख और स्तूपों के माध्यम से ज़्यादा शिलालेख को बनाया गया और स्तूपें लगवाया गया, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म का प्रचारक ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका आसानी से। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन धर्म प्रचारकों ने सबसे पहले बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचाया? तो ये जो है श्रीलंका में पहुँचाया। सबसे पहले श्रीलंका पहुँचा था बौद्ध धर्म, उसके बाद फिर कहीं गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में किस धर्म का पालन चंद्रगुप्त मौर्य ने अंततः किया? तो ये जो है जैन धर्म है ना, जैन धर्म। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने जीवन के अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में तपस्या की? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का पालन किया? अशोक ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का पालन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तीसरी संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो था श्रवणबेलगोला। ठीक है दोस्तों, श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर में बोलता है कि अशोक का धर्म किसके लिए प्रेरित करता है? तो अशोक का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म के उपदेशों से प्रेरित होता है ना, बौद्ध धर्म के उपदेशों से। अगला क्वेश्चन 60 नंबर में बोलता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे दूत बनाकर भेजा था? तो अशोक ने जो दूत बना के भेजा था वो संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करा ही दिया है, दोबारा रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रसिद्ध यक्ष और यक्षिणी मूर्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यक्ष और यक्षिणी मूर्तियाँ जो है वो मथुरा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मौर्यकालीन कला का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धार्मिक प्रचार। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो मौर्यकालीन प्रसिद्ध अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था? तो मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो बाराबर गुफाएं हैं, बाराबर गुफाएं। अगला क्वेश्चन है बाराबर गुफाओं को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बाराबर गुफाएं जो हैं वो दशरथ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, दशरथ के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर में, सांची स्तूप की ऊंचाई कितनी है? सांची स्तूप की जो ऊंचाई है वो 25 मीटर की है, 25 मीटर की सांची स्तूप की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए मौर्यकालीन वास्तुकला में राजकीय भवन किसके निर्मित है? किससे निर्मित है दोस्तों? तो वो जो निर्मित है वो लकड़ी से निर्मित है ना, वो लकड़ी से निर्मित है। अगले देखिए अशोक स्तंभ पर कितने शेर अंकित है? तो अशोक स्तंभ पर जो है 4 शेर अंकित है। ये हम लोग जो है देखते हैं हम लोग हर जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है ये 69 नंबर का है क्वेश्चन है, ये मिस्टेक हो गया है, ये 69 नंबर का है। ठीक है, किस मौर्य सम्राट ने अभय मुद्रा की मूर्तियों का प्रचार किया? तो अभय मुद्रा की जो मूर्तियों का प्रचार किया है वो है अशोक ने ऐसा किया था। मौर्यकालीन स्तंभों पर बनी नक्काशी किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये है भारतीय कला का। ठीक है दोस्तों, ये है भारतीय कला का। अगला 71 नंबर का जो क्वेश्चन है बोलता है मौर्यकालीन समाज का प्रमुख आधार क्या था?
तो मौर्यकालीन समाज का जो प्रमुख आधार था वो था कृषि। उस टाइम में कृषि ही ज़्यादातर किए जाते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र का जो प्रमुख विषय था वो था प्रशासन और अर्थव्यवस्था। प्रशासन और अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन साहित्य में अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया था? तो वो जो लिखा गया था वो था संस्कृत में, है ना, अर्थ संस्कृत में था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो अशोक के जो शिलालेख था उसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस नदी के किनारे कलिंग युद्ध लड़ा? अशोक ने जो है वो लड़ा है सी नंबर में, ठीक है ना, महानदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76 नंबर में जो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किस प्रकार की राजनीति का विकास हुआ? तो यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय राजवंश। 77 नंबर में आंसर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का पतन मुख्यतः किस कारण से हुआ था? मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, जिसमें कि प्रशासनिक अस्थिरता हो गई, कमजोर उत्तराधिकारी थे और विशाल साम्राज्य का प्रबंधन के कारण ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि बृहद्रथ मौर्य की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ मौर्य की जो हत्या था वो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर में, मौर्य साम्राज्य के पतन के समय सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के समय सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो था आर्थिक संकट, है ना। आबादी बढ़ गया, आबादी हो गया तो जो है अनाज का स्रोत नहीं था और न ही अर्थव्यवस्था का कोई स्रोत था, जिसके कारण जो है इस तरह का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश शक्तिशाली हुआ? तो वो था सातवाहन वंश। ठीक ना, सातवाहन वंश जो है शक्तिशाली हो गया। 81 नंबर में होगा कि मौर्य साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो सत्ता में जो आया था वो था शुंग वंश, है ना, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म का समर्थन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने वो बौद्धिक धर्म का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक धर्म का समर्थन किया। 83 नंबर का क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचे का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचे का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो था एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य की सेना की विशेषता क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो सेना की विशेषता थी वो थी बड़ा संख्या में पैदल सेना थी, उसके पास हाथियों का उपयोग था उनके पास, और एक मजबूत नौसेना भी थी। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो उस टाइम में जो महत्वपूर्ण अधिकारी जो थे वो थे महापात्र, है ना, वो थे महापात्र। अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर में वो बोलता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य और शासन का सबसे बड़ा आर्थिक योगदान क्या था? तो उसमें आर्थिक योगदान जो था वो सारे के सारे थे, जिसमें कि कृषि का विकास, जैसे जैसे कृषि बढ़ा उस तरह से आर्थिक बढ़ी, व्यापार का मार्ग भी खुला और राजस्व का केंद्रीकरण भी हो गया। तो ये सारे के सारी चीज़ें थी। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थिर करने के लिए कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो जो पुस्तक थी वो थी अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का पतन किस शताब्दी में हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो हो गया दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक था? तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा भारत में राजनीतिक एकता का अंत, है ना, भारत में राजनीतिक एकता का अंत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन शासन में कौन सी प्रणाली व्यापार और कर संग्रह के लिए बनाई गई थी? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रशासनिक मंडल, है ना, प्रशासनिक मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 51 में बोलता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कब तक रहा? तो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था वो 6ठी शताब्दी तक रहा है दोस्तों, 6ठी शताब्दी तक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन में कर संग्रह की व्यवस्था कौन करता था? तो कर संग्रह की व्यवस्था जो है वो शुल्क अध्यक्ष ने करता था, शुल्क अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर का, मौर्य साम्राज्य के कौन से सम्राट को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो वो जो है अशोक थे, वो अशोक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का कौन सा शिलालेख यूनानी और अरामाइक लिपियों में पाया जाता है? तो वो है कंधार, कंधार का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने धर्म आधारित नीति अपनाई थी? तो धर्म आधारित नीति जो है वो अशोक ने अपनाई थी, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है
मौर्य साम्राज्य के किस पत्थर का उपयोग स्तंभों के निर्माण में हुआ था? तो वो था बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की विशेषता क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो विशेषता थी वो था सुदृढ़ सेना उसका था, केंद्रीकृत शासन था और आर्थिक उन्नति था, यानी कि सभी सही हो जाएंगे। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्तंभों की लिपि क्या थी? तो मौर्यकालीन स्तंभों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 99 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मौर्य साम्राज्य की किसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो केंद्र था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यह है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान जो है वो था राजनीतिक एकीकरण, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोस्तों ये जो है आज का जो ये लेक्चर है ये खत्म हो गया है, 5वां लेक्चर। तो आप लोग से जो है दरख्वास्त है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक ना, लाइक कर दें, साथ ही लाइक भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें और हमसे जुड़े रहें, हमारे नए नए वीडियोज़ को जो है देखते रहें, जिससे कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।